ये अमेंडमेंट 194Q से रिलेटेड है, जो कि एक नया सेक्शन है जो फाइनेंस एक्ट 2021 ने इंसर्ट किया है। 194Q रिलेट्स टू TDS इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, और ये एप्लीकेबल कब से है? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। 1 अप्रैल से नहीं है। तो अप्रैल में जून प्रीवियस ईयर 21 फाइनेंशियल ईयर 21-22 देखें तो अप्रैल में जून नहीं, 1 जुलाई से ये एप्लीकेबल है। हु इज द पेयर? बायर। कौन सा बायर? क्या सारे बायर्स? नहीं, वो बायर इफ द टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर इज ग्रेटर देन 10 करोड़ फॉर बिजनेस, प्रोफेशन की बात नहीं हो रही है, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं हो रही है। तो पेमेंट कौन कर रहा है? हु इज द पेयर? बायर whose total sales or gross receipt or turnover is greater than 10 crore for business during the preceding financial year. Who is the payee? Buyer payment किसको कर रहा है? To the seller, and seller should be a resident. The payment is made of any sum for purchase of any goods of value or aggregate. इसका मतलब कई बार अगर परचेज की हुई है तो एग्रीगेट ग्रेटर देन 50 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर। फिर से देखते हैं, पेमेंट शुड बी ऑफ एनी सम फॉर परचेज, क्योंकि बायर है तो परचेज कर रहा है, ऑफ एनी गुड्स, गुड्स की परचेज हो रही है, ऑफ वैल्यू या फिर एग्रीगेट ग्रेटर देन 50 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर। द पॉइंट ऑफ टाइम at which tax is to be deducted at source is the earlier of credit or payment। और ये हम कई सेक्शंस में देख चुके हैं। तो सिमिलर प्रोविजन यहाँ भी है, क्रेडिट या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। 194Q में जो है वो TDS काटना ज़रूरी है। रेट इज 0.1%। विदाउट पैन केसेस या रिटर्न ऑफ इनकम के नॉन फाइलर केसेस में थोड़ा हाई रेट है, जिसकी हम बात करेंगे आगे। तो 0.1% रेट है। ठीक है, एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। 194Q कब से एप्लीकेबल है? 1 जुलाई से एप्लीकेबल है। द पेयर शुड बी ए बायर इफ द टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट एंड टर्नओवर ऑफ द बायर इज ग्रेटर देन 10 crore for business during the preceding financial year. The payment is made to a seller, but the seller should be a resident. And the payment is of any sum for purchase of any goods of value or aggregate greater than 50 lakh in any previous year. The time of TDS is the earlier of credit or payment and the rate is 0.1%. कौन सी situations हैं जिसमें TDS नहीं कटेगा 194Q में? उनकी बात करते हैं। Number 1, where the amount referred in the 4th column is less than or equal to 50 लाख। इसका मतलब 50 लाख या उससे कम है तो 194Q में TDS नहीं लगेगा, 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड केस, TDS इज डिडक्टेबल अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑन द ट्रांजैक्शन। अगर किसी और प्रोविजन में TDS डिडक्टेबल है ऑन द ट्रांजैक्शन तो TDS 194Q में नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 194O हो सकता है, जो ऑलरेडी एप्लीकेबल है और जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। नंबर 3, 194Q में TDS नहीं लगेगा इफ TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इफ TCS इज कलेक्टेबल ऑन द ट्रांजैक्शन बट नॉट बीइंग TCS अंडर सेक्शन 206C1H। 206C1H भी एप्लीकेबल है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 206C1H को छोड़ के अगर किसी और प्रोविजन में TCS कलेक्टेबल है ऑन द ट्रांजैक्शन तो ऐसे केस में 194Q नहीं लगेगा। ये TDS और TCS से रिलेटेड जो एक्सक्लूजन है, दिस इज टू प्रिवेंट डबल डिडक्शन, कि 194Q में भी लग रहा है और किसी और सेक्शन में भी TDS या TCS लग रहा है, तो इस डबल डिडक्शन या कलेक्शन को अवॉइड करने के लिए ये एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। नंबर 4, 194Q नहीं लगेगा वेयर द सेलर इज एग्जेम्प्ट एज अ पर्सन फ्रॉम इनकम टैक्स। एज अ पर्सन, जैसे अगर
पर्सन ही एग्जेम्प्ट है फ्रॉम इनकम टैक्स। ऐसे कुछ एग्जाम्पल सेक्शन 10 में है वेयर द पर्सन इटसेल्फ, इनकम स्ट्रीम की बात नहीं हो रही है, वेयर द पर्सन इटसेल्फ इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। और से द सेलर इज एग्जेम्प्ट अंडर एनी अदर एक्ट, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई एक्ट या एडीबी एक्ट। ये क्या है? एडीबी एक्ट जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्ट, तो इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो सेलर इज एग्जेम्प्ट एज अ पर्सन फ्रॉम इनकम टैक्स और अंडर एनी अदर एक्ट। तो ऐसे केस में भी 194Q नहीं लगेगा। ये पोजीशन निकल के आ रही है सर्कुलर नंबर 13 ऑफ 2021 से। एंड फिफ्थ केस जहां 194Q नहीं लगेगा, वेयर द बायर इज अ पर्सन स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो इन 5 केसेस में 194Q नहीं लगेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, TDS is on amount exceeding 50 lakh in the previous year, not on the whole amount। तो 0.1% का रेट है, और मान लीजिए अगर अमाउंट 75 लाख का है तो 75 लाख का 0.1% नहीं लगेगा, सिर्फ अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख विच इज 25 लाख। 25 लाख पे 0.1% के रेट के हिसाब से, जो रेट हमने ऊपर देखा था 0.1%, 0.1% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख, इस पे TDS लगेगा 194Q में, नॉट ऑन द होल अमाउंट। फिर बायर एंड सेलर कैन बी एनी पर्सन इंक्लूडिंग एन इंडिविजुअल और HUF। ऐसा नहीं है कि कंपनी ही होनी चाहिए या फर्म ही होनी चाहिए या LLP ही होनी चाहिए, कोई भी हो सकता है। बस ऊपर वाली जो कंडीशंस हैं वो मीट होनी चाहिए। सेलर रेसिडेंट होना चाहिए और बायर के केस में ये 10 करोड़ की लिमिट की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। Next, threshold of 50 lakh is to be seen per buyer seller and for the previous year it is not qua product or branch of the seller। तो जो 50 लाख की थ्रेशोल्ड है, इट नीड्स टू बी सीन पर बायर एंड सेलर। तो ये बायर है B और ये सेलर 1 है, ये सेलर 2 है, और बायर ने सेलर 1 से मान लीजिए 30 लाख के गुड्स खरीदे और सेलर 2 से भी 30 लाख के गुड्स खरीदे। अब ये नहीं कह सकते कि बायर ने कुल मिला के 60 लाख के गुड्स खरीदे तो 50 लाख क्रॉस हो रहा है। 50 लाख इसलिए क्रॉस नहीं हो रहा है क्योंकि ये सेलर दोनों एक नहीं है, सेलर दोनों डिफरेंट हैं, और दोनों ही सेलर्स के केस में 50 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है, इसलिए 194Q नहीं लगेगा। तो इट नीड्स टू बी सीन फॉर बायर एंड अ सेलर। फिर इट नीड्स टू बी सीन फॉर द प्रीवियस ईयर। तो मान लो कि बायर और सेलर, ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, यहाँ पर 30 लाख की परचेज हो गई, यहाँ पर 30 लाख की परचेज हो गई, और आप दोनों को कंबाइन करके बोलने की तो 60 लाख हो गया, 50 लाख से एक्सीड कर गया, इसलिए 194Q दोनों सालों में लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 50 लाख की जो लिमिट है दैट हैज़ टू बी सीन फॉर एवरी प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर। फिर इट इज़ नॉट क्वा द प्रोडक्ट और ब्रांच ऑफ द सेलर। सेलर के प्रोडक्ट कई सारे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट 1 है, एक प्रोडक्ट 2 है। आपने 30 लाख का प्रोडक्ट 1 खरीद लिया और 30 लाख का प्रोडक्ट 2 खरीद लिया, और आप कह रहे हैं कि ये तो 50 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा। नहीं, क्योंकि सेलर से, चाहे प्रोडक्ट 1 हो, प्रोडक्ट 2 हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, बायर और सेलर के बीच में अगर 50 लाख एक्सीड कर रहा है तो 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ ब्रांच, आप चाहे एक ब्रांच से खरीदें चाहे मल्टीपल ब्रांचेस से खरीदें, बायर और सेलर का जो टोटल ट्रांजैक्शन का अमाउंट है उसके रिलेशन में देखा जाएगा कि 50 लाख की लिमिट क्रॉस हो रही है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ गुड्स डज नॉट इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज विद इन इट्स स्कोप। तो ऊपर हमने देखा था कि परचेज शुड बी ऑफ गुड्स। व्हेन वी से गुड्स वी यूजुअली डिनोट मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी चीज विच कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड, मूवेबल प्रॉपर्टी। इसलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर लैंड और बिल्डिंग की परचेज है तो 194Q से वो बाहर है, और सर्विसेज भी नहीं है क्योंकि गुड्स की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट, पर्सन नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस इज नॉट अ बायर। क्योंकि अगर बिजनेस नहीं है तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ये 10 करोड़ की जो लिमिट है फॉर द बिजनेस ये आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी, एंड कॉन्सिक्वेंटली 194Q नहीं लगेगा। तो इसलिए बिजनेस कैरी ऑन होना जरूरी है इन द केस ऑफ बायर।
नेक्स्ट, 194Q डज नॉट अप्लाई इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे फाइनेंशियल ईयर 21-22 है और उसी में द बायर कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड, फॉर एग्जांपल बी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई और उस साल में एक सेलर से परचेज की वैल्यू 1 CR बन गई जो 50 लाख से ज़्यादा है। तो क्या 194Q लगेगा? 194Q नहीं लगेगा, क्योंकि कंडीशन ये है कि बी लिमिटेड का जो टोटल सेल्स या टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो बी लिमिटेड एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, तो ये कंडीशन मीट नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में 194Q की एप्लीकेबिलिटी 21-22 में नहीं बनेगी, 22-23 से बन सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, 194Q does not apply if TDS is deductible or TCS is collectible but not under section 206C1H on the transaction। जो हमने ऊपर देखा था कि डबल डिडक्शन या डबल कलेक्शन को अवॉइड करने के लिए अगर TCS कलेक्टेबल है और TDS डिडक्टेबल है तो 194Q में नहीं लगेगा एक्सेप्ट 206C1H, even if not actually deducted or collected, because the words which have been used are deductible or collectible। तो अगर deductible और collectible है तो 194Q आउट हो जाता है, even if TDS और TCS has not actually been deducted or collected। हमने ऊपर देखा था कि 194Q नहीं लगता है if the seller is exempt as a person from income tax। तो as a person का मतलब इनकम स्ट्रीम को लेकर नहीं है। अगर आपकी बहुत सारी इनकम स्ट्रीम्स हैं और उसमें से एक फॉर एग्जांपल सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर एग्जेम्प्ट एज अ पर्सन, तो 194Q इज नॉट आउट इन दैट केस। सेलर शुड बी एग्जेम्प्ट एज अ पर्सन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 194Q अप्लाइज विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of July 2021। ये हम ऊपर देख चुके हैं। If the sum credited or paid for purchase of goods is greater than 50 lakh for the financial year 21-22। इसका मतलब कि 50 लाख की लिमिट हमको कैसे देखनी है? 50 लाख की लिमिट को देखने के लिए 1 जुलाई के आगे नहीं जाना है। 50 lakh limit is with reference to the entire financial year 21-22, whereas TDS is to be deducted with effect from 1st of July 2021। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्या मतलब हुआ इसका? TDS will be deducted on sum credited or paid on or after 1st July 2021। Thus, the limit of 50 lakh is to be seen for the entire financial year, but TDS is to be deducted only from 1st of July। इसका हम एक एग्जाम्पल आगे जाके देखेंगे, इसको कैसे वर्कआउट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस TDS liability arises upon the earlier of credit or payment, जो हम ऊपर देख चुके हैं, 194Q does not apply to a transaction where either of credit or payment took place before 1st July 2021। मान लीजिए आपका क्रेडिट आपने कर दिया 15th of June को और आप पेमेंट कर रहे हैं 15th of July को, तो TDS कब कटना था? 15th of June को, which is the earlier of credit or payment। और क्योंकि 15th of June 1st of July की जो इफेक्टिव डेट है उसके पहले है, इसलिए 194Q अप्लाई नहीं होगा। सर्कुलर 13/2021 ये कहता है। लाइक 194Q की तरह सेलर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS अंडर सेक्शन 206C1H। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके होंगे। तो एक ही ट्रांजैक्शन के केस में हो सकता है कि अगर 50 लाख से ज़्यादा की वैल्यू है तो सेलर is supposed to collect tax under 206C1H, and on the same transaction buyer is also supposed to deduct tax under section 194Q। तो हो सकता है दोनों ही sections applicable हों। दोनों ही sections अगर applicable हों तो इंटरप्ले क्या होगा वो हम अभी कुछ समय में जाके आगे देखेंगे। ऐसे ही TDS 194O में भी लग सकता है, जिसकी हमने अभी बात करी थी। अगर ट्रांजैक्शन इज थ्रू एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर ECO को भी 194O में TDS डिडक्ट करना पड़ सकता है। तो ऐसे केस में 194O भी लग सकता है, 206C1H भी लग सकता है और 194Q भी लग सकता है। तीनों ही प्रोविजंस लग सकते हैं। ऐसे केस में क्या करेंगे वो अभी हम कुछ समय में आगे जाके देखेंगे। तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ सर 194Q ही अगर होता तो ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, पर यहाँ 194Q भी एप्लीकेबल हो सकता है, ऊपर से 194O भी आ सकता है और 206C1H भी आ सकता है, इसलिए बहुत क्लियरिटी की ज़रूरत है कि किस केस में क्या होगा और तीनों का इंटरप्ले क्या होगा। इस इंटरप्ले से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं, पर हाँ क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि प्रैक्टिकली भी ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो 194Q 1 जुलाई से 2021 से एप्लीकेबल है। Buyer is the payer if the total sales, gross receipt or turnover is more than 10 crore for business during the preceding financial year. Seller को पेमेंट हो रहा है and seller is a resident. The payment is of any sum for purchase of any goods of value or aggregate greater than 50 lakh in the previous year. Credit और पेमेंट में जो पहले है उस टाइम पे 0.1% के रेट से आपको TDS काटना है। और कुछ केसेस में 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा अगर 50 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है, अगर TDS डिडक्टेबल है किसी भी और प्रोविजन में, अगर TCS कलेक्टेबल है 206C1H को छोड़ के किसी भी TCS के प्रोविजन में, अगर सेलर एग्जेम्प्ट है एज अ पर्सन फ्रॉम इनकम टैक्स और अंडर एनी एक्ट, and if the buyer is a person specified by the government. Okay, TDS पूरे अमाउंट पे नहीं लगेगा, ओनली ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख। एक एग्जांपल देख लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, क्योंकि 1 जुलाई से आया था तो किस तरीके से वर्कआउट होगा इस फाइनेंशियल ईयर में। ये एग्जांपल सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए रेलेवेंट नहीं है, ये एग्जांपल ये समझाने के लिए है कि ये 1 जुलाई से क्योंकि इंट्रोड्यूस हुआ है तो किस तरीके से FY 21-22 में वर्कआउट होगा। देखते हैं। Calculate the TDS to be deducted under section 194Q in case of Mr. Z carrying on business who has purchased goods from Y Limited, an Indian company, in the following situations. Credit and payment were made on the same date. अब देखते हैं टर्नओवर ऑफ बिजनेस ऑफ मिस्टर Z। तो बायर का टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 10 करोड़ है, 10 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा है। सम पेड फॉर गुड्स परचेज्ड 1 जुलाई से लेकर बाकी के फाइनेंशियल ईयर तक ये 30 लाख, और उसके पहले 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक 30 लाख। तो 30 लाख और 30 लाख टोटल मिला के 60 लाख। इस 60 लाख में से सम पेड फॉर गुड्स परचेज ग्रेटर देन 50 लाख, तो ये 50 लाख से जो एक्सेस है जिसपे 0.1% का रेट लगना है वो 10 लाख है। अब सम इन ए पेड आफ्टर 30 जून, क्योंकि इसके बाद से रिलेटेड जो अमाउंट है उस पर 194Q लगेगा 1 जुलाई ऑनवर्ड्स, तो ये 10 लाख है, क्योंकि 30 लाख तो पहले हो गया और इसके बाद 50 लाख के लिए जो बैलेंस 20 लाख था वो 20 लाख यहाँ हो गया और बैलेंस बचा 10 लाख जो कि 1 जुलाई के बाद हुआ है। तो 10 लाख पे एप्लीकेबल है लेकिन TDS नहीं लगेगा बिकॉज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर अगर 10 करोड़ को हम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर को 10 करोड़ से बढ़ाकर 10.5 करोड़ कर देते हैं और 30 जून तक 30 लाख है और उसके बाद 20 लाख है, तो 50 लाख है, पर 50 लाख से कुछ एक्सीड तो कर ही नहीं रहा है पूरे साल में, इसलिए 194Q में TDS नहीं लगेगा। अब बाकी के सारे एग्जाम्पल्स में ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10.5 करोड़ है, तो सब में 10 करोड़ से ज़्यादा है। इस केस में देखते हैं 30 जून तक 30 लाख है और उसके बाद 30 लाख है, तो कुल मिला के पूरे फाइनेंशियल ईयर में 60 लाख हो गया जो 50 लाख को एक्सीड कर रहा है, जिसमें से 1 जुलाई के बाद 10 लाख का अमाउंट बना और उस 10 लाख पे फिर 0.1% के हिसाब से 1000 रुपीज़ का TDS बन जाएगा 194Q में। इसी तरीके से इस केस में 1 जुलाई के पहले 60 लाख है और 1 जुलाई ऑनवर्ड्स 30 लाख है, तो टोटल 90 लाख बना, जिसमें से 40 लाख का एक्सेस आ रहा है 50 लाख के ऊपर, पर इस 40 लाख में 1 जुलाई ऑनवर्ड्स जो है वो 30 लाख का ही अमाउंट है, तो 30 लाख पे TDS लगेगा जो कि 0.1% के हिसाब से 3000 बनेगा। समझ में आ रहा है? इस केस में 1 जुलाई के पहले कुछ नहीं था और सारा का सारा 1 जुलाई के बाद 70 लाख है,
तो 50 लाख को एक्सीड कर रहा है और एक्सेस 20 लाख है, तो पूरे 20 लाख पे 0.1% के हिसाब से 2000 का 194Q लगेगा। लास्ट केस है जिसमें 1 जुलाई के पहले पहले 70 लाख है और उसके बाद रेस्ट ऑफ द ईयर में कुछ भी नहीं है, 50 लाख के ऊपर है और 20 लाख एक्सेस है, लेकिन 1 जुलाई के बाद इस 20 लाख के एक्सेस के रिलेशन में कुछ भी नहीं है, इसलिए इसमें 194Q नहीं लगेगा। तो इससे हमें क्लैरिटी आ गई होगी कि ये 1 जुलाई जो ईयर के बीच में ये एप्लीकेबल हुआ है 194Q, इसकी वर्किंग किस तरीके से होगी। अब हमने ऊपर देखा था कि 194Q के साथ 194O भी लग सकता है और 206C1H भी लग सकता है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा स्नैपशॉट देख लेते हैं 194O का और 206-1H का भी, और फिर उसके बाद थोड़ा हम इंटरप्ले की बात करेंगे कि किस प्रकार से ये तीनों सेक्शंस आपस में क्रॉस आउट होंगे। तो 194O जो कि ऑलरेडी एप्लीकेबल है, हम इसके बारे में सीख चुके होंगे। व्हेन द पेमेंट इज मेड बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, ओके, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करते हैं जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट कर रहा है टू होम, टू अ रेसिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हु सेल्स गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज। तो यहाँ सर्विसेज की बात नहीं हो रही है, इंटरप्ले के कॉन्टेक्स्ट में गुड्स की बात हो रही है, क्योंकि 194Q गुड्स से डील करता है, सर्विसेज से डील नहीं करता। तो पेमेंट इज मेड, तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर जब एक रेसिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट कर रहा है, द पर्सन हु इज सेलिंग द गुड थ्रू दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स प्लेटफॉर्म, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट के रेट के हिसाब से TDS काटना पड़ेगा ऑन द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स फैसिलिटेटेड बाय इको थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म। और एक एग्जेम्पशन है इंडिविजुअल और HUF के केस में, अगर अमाउंट आपका प्रीवियस ईयर में 5 लाख या उससे कम है, प्रोवाइडेड पैन या आधार नंबर फर्निश किया गया है। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं 194O के बारे में। अब आते हैं 206C1H में। ये भी एप्लीकेबल है थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर 21-22, ये ऑलरेडी चल रहा है, तो इसलिए इसके बारे में भी हम सीख चुके हैं। यहाँ पर tax is to be collected by the seller if the total sales or gross receipts of turnover of the seller is greater than 10 crore for business during the preceding financial year. Tax is to be collected from the buyer when the seller receives any amount as consideration for sale of any goods of value or aggregate greater than 50 lakh in any previous year. टाइम क्या है TCS का? रिसीट ऑफ कंसिडरेशन, और रेट है 0.1%। और कुछ केसेस में TCS नहीं लगता है 206C1H में। वो कौन से केसेस हैं जिसमें ये थ्रेशोल्ड 50 लाख की क्रॉस नहीं हो रही है? नंबर 1। नंबर 2, व्हेन द गुड्स आर कवर्ड अंडर सेक्शन 206C1 और 1F और 1G। इसका मतलब अगर TCS इन सेक्शंस में कलेक्ट हो रहा है, गुड्स अगर कवर्ड है, तो फिर 206C1H में डबल कलेक्शन हो जाएगा, इसलिए 206C1H नहीं लगेगा। इन सेक्शंस में टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। 206C1 क्या था? जिसमें टिम्बर वगैरह वगैरह। 206C1 में जो स्पेसिफाइड गुड्स थे जिनके केसेस में TCS कलेक्ट होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। 206C1F हम जानते हैं कि इट अप्लाइज टू मोटर व्हीकल ऑफ वैल्यू ग्रेटर देन 10 लाख। और 206C1G भी हम पढ़ चुके हैं, जहां हमने देखा है कि इट अप्लाइज इन द केस ऑफ रेमिटेंस और OTPP। तो अगर गुड्स इन सेक्शंस में कवर है तो इन सेक्शन में TCS लगेगा, 206C1H में नहीं लगेगा। तीसरा केस क्या है? वेयर द बायर इज लाइबल टू डिडक्ट एंड हैज डिडक्टेड TDS अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑन द गुड्स परचेज फ्रॉम द सेलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर 194Q यहाँ पर लग रहा है, तो फिर ये कह रहे हैं कि 206C1H नहीं लगेगा। चौथा, where the e-commerce operator has deducted TDS under section 194O on sale of goods by seller to the buyer through e-commerce operator। सर्कुलर 13/2021 में कहा गया है कि अगर 194O में TDS जो है वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने डिडक्ट कर लिया है, तो 206C1H नहीं लगेगा। अगर गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं या गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं, तो 206C1H नहीं लगेगा। एंड लास्टली, जैसा 194Q में था, सिमिलरली यहाँ भी है, वेयर द बायर इज एग्जेम्प्ट एज अ पर्सन फ्रॉम इनकम टैक्स और अंडर एनी अदर एक्ट।
उस केस में भी 206C1H नहीं लगेगा। और यहाँ भी TCS is on amount exceeding 50 lakh in the previous year, not on the whole amount, similar to what we saw in the case of 194Q. एक बार स्नैपशॉट देख लेते हैं ऑफ की डिफरेंसेस बिटवीन 194Q एंड 206C1H, उससे थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाएगी। स्कोप क्या है? 194Q में TDS इज डिडक्टेड बाय द बायर, 206C में TCS इज कलेक्टेड बाय द सेलर। टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट, टर्नओवर, लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल क्या होना चाहिए? 194Q में 10 करोड़ फॉर द बायर, 206C1H में 10 करोड़ फॉर द सेलर। वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर क्या होना चाहिए? 194Q में पेमेंट ऑफ सम फॉर परचेज ग्रेटर देन 50 लाख, 206C1H में रिसीट ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल ग्रेटर देन 50 लाख। टाइम ऑफ TDS TCS क्या होना चाहिए? 194Q में इट इज द अर्लियर ऑफ क्रेडिट और पेमेंट, 206C1H में रिसीट ऑफ कंसिडरेशन। रेट ऑफ टैक्स 194Q के अंदर 0.1% है, 5% विदाउट पैन केसेस में, 206C1H में 0.1% है, 1% विदाउट पैन के केसेस में। तो TCS के केस में विदाउट पैन केसेस 206CC है, जहां पर वैसे तो 5% है, लेकिन 206C1H के केस में 1% है। और अभी जो अमेंडमेंट आया है वो 206AA में आया है विद रिलेशन टू सेक्शन 194Q, जिसमें विदाउट पैन केसेस में वैसे तो 20% है, लेकिन 194O के साथ अब 194Q में भी 5% का रेट है, 0.1 की बजाय 5% का रेट 206AA में है। What is the amount on which TDS or TCS applies? 194Q में it applies on sum credited or paid, 206(1)H में it applies on consideration received, and this is effective during the previous year 21-22 में 194Q is effective from 1st July 2021, while 206C1H applies throughout the previous year of financial year 21-22. तो ये एक कंपैरेटिव चार्ट, एक क्विक कंपैरेटिव चार्ट है, जिससे अब हमको क्लैरिटी आ गई है कि 194Q और 206C1H में की डिफरेंसेस क्या हैं। 194O के बारे में हम स्नैपशॉट ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं, तो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सी, who is a resident carrying on retail business with turnover of rupees 12 crore in preceding financial year, मतलब 2021, purchased goods from Mr. D, a resident. The seller is Mr. D, a resident carrying on business of wholesale trade with turnover of rupees 9 crore in the preceding financial year 2021. During the financial year 21-22, Mr. C made payments to Mr. D of rupees 20 lakh each on 1st June, 1st July, 1st August and 1st September 2021. तो 2020 कुल मिला के 80 लाख का पेमेंट हुआ है। These amounts were credited by Mr. C to the account of Mr. D on the same date. अब इस केस में एप्लीकेबिलिटी क्या होगी TDS या TCS की, देखते हैं। टर्नओवर ऑफ मिस्टर सी, मिस्टर सी इज अ बायर, तो टर्नओवर ऑफ मिस्टर सी फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज ग्रेटर देन 10 करोड़। मिस्टर डी जो कि सेलर है इज अ रेसिडेंट एंड पेमेंट्स एक्सीड 50 lakh during financial year 21-22. Therefore, TDS will be deducted under section 194Q on amount exceeding 50 lakh. तो TDS क्या होगा? 0.1% का रेट है, और ये किस पेमेंट पे होगा? पेमेंट एक्सीडिंग 50 लाख। तो सबसे पहले अगर 1 जून की हम बात करें तो 1 जून में 20 लाख का पेमेंट हुआ। एक तो ये 1 जुलाई के भी पहले है और 50 लाख से भी एक्सीड नहीं कर रहा है, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई पे आते हैं। जो 1 जुलाई या उसके बाद वाले टाइम पीरियड के अंदर आता है, लेकिन 20 + 20 40 लाख बन रहा है, जो अभी भी 50 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा। 1 अगस्त को ये 20 60 लाख बन जाता है, जो 50 लाख को क्रॉस कर रहा है और एक्सेस है 10 लाख। तो पेमेंट ऑन 1 अगस्त क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड ऑफ 50 लाख, तो 10 लाख का एक्सेस है, इस पे 0.1% का TDS 194Q में लगेगा। और उसके बाद जो 1 सितंबर को भी 20 लाख का पेमेंट हो रहा है, उस पे भी 0.1% का TDS लगेगा। तो कुल मिला के TDS आ जाएगा 194Q में
₹3000 का। तो ये तो हो गई 194Q की बात। 206C1H में क्या होगा इस केस में? 206C1H विल नॉट बी एप्लीकेबल एज टर्नओवर ऑफ मिस्टर डी seller for the preceding financial year does not exceed ₹10 करोड़, क्योंकि यहाँ 9 करोड़ है, इसलिए 206C1H नहीं लगेगा। इफ कंडीशंस अंडर सेक्शन 206C1H वर सेटिस्फाइड, अगर मान लो ये 9 करोड़ नहीं होता, 11 करोड़ होता या 12 करोड़ होता, तो 206C1H की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, तो दोनों 194Q और 206C1H लगते, लेकिन फिर भी TDS विल स्टिल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q, 206C1H में नहीं, 194Q में। ऐसा क्यों होगा? ऑलरेडी हम देख चुके हैं, पर थोड़ा सा और इसको डिटेल में जाके देखते हैं। इन सेक्शंस के बीच का इंटरप्ले तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। Interplay between 194O, 194Q and 206C1H. We have already learned that the above said provisions do not apply in the following situations. 194O की बात करें तो 194O में ऑलरेडी हम क्या देख चुके हैं? TDS is not to be deducted under any other section if TDS has been deducted by ECO under section 194O or TDS is not deductible under section 194O due to that 5 lakh exemption for individual or HUF. अगर TDS डिडक्टेबल नहीं है या TDS डिडक्ट कर लिया गया है 194O में, तो 194O ही लगेगा। किसी और सेक्शन में TDS will not be deducted, तो 194O assume supremacy। अब 194Q की बात करते हैं। क्या देख चुके हैं हम? 194Q does not apply to a transaction on which TDS is deductible under any other provision on the transaction, for example 194O, या TCS is collectible on the transaction, वो 206C का कोई भी सेक्शन हो सकता है, but not being section 206C1H। इन दो केसेस में 194Q नहीं लगेगा। 206C1H की बात करें तो अभी हमने क्या देखा? 206C1H does not apply to a transaction on which, number 1, buyer is liable to deduct and has deducted TDS under any other provision of the act on the goods purchased from the seller, for example 194Q. Second, ECO has deducted TDS under section 194O on sale of goods by seller to the buyer through ECO. तो इन दो केसेस में अगर buyer is liable to deduct and has deducted TDS under any other provision, या फिर ECO has deducted TDS under section 194O, तो 206C1H नहीं लगेगा। इसको केयरफुली समझिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अब जो इस टेबल में दिया हुआ है उस सबको मिला के मिक्सअप करके देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या बना फाइनली। कुछ सिचुएशंस को देखते हैं। सिचुएशन 1, ट्रांजैक्शन मान लीजिए इट इज विद इन द परव्यू ऑफ 194O एंड 194Q, तो 194O में भी है, 194Q भी लग रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? 194O विल अप्लाई। क्यों? क्योंकि 194O में कहा है कि TDS is not to be deducted under any other section if TDS has been deducted under section 194O, और 194Q भी कह रहा है कि 194Q does not apply where TDS is deductible under any other provision on the transaction। तो अगर 194O और Q है तो फिर Q नहीं लगेगा, O लगेगा। ये क्लियर हो गई? सेकेंड सिचुएशन को देखते हैं। अगर 194O लग रहा है और 206C1H लग रहा है, 194Q नहीं लग रहा है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में भी 194O लगेगा, 206C1H नहीं लगेगा। क्यों? 194O 206C की तो बात नहीं कर रहा है, लेकिन 206C1H में नंबर 2 में हमने देखा था कि 206C1H does not apply where ECO has deducted TDS under section 194O, तो ऐसे केस में फिर 194O लगेगा, 206C1H नहीं लगेगा। ओके। थर्ड सिचुएशन, 194Q भी लग रहा है और 206C1H भी लग रहा है, 194O नहीं लग रहा है। ऐसे केस में क्या होगा? 194Q लगेगा, 206C1H नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 194Q बोलता है कि 194Q does not apply where TCS is collectible, तो TCS तो 206C1H में collectible है, पर यहाँ लिखा हुआ है
TCS इज कलेक्टेबल बट अदर देन अंडर सेक्शन 206C1H। तो ये सेकंड जो सिचुएशन है वो एप्लीकेबल नहीं हो रही है। अब 206C1H में जाते हैं जो कहता है 206C1H डज नॉट अप्लाई वेयर buyer is liable to deduct and has deducted TDS under any other provision of the act। तो ऐसे केस में फिर 194Q यहाँ लग जाना चाहिए, 206C1H नहीं लगेगा। चौथे केस को देखते हैं जहाँ तीनों ही सेक्शंस एप्लीकेबल हो रहे हैं, तीनों ही सेक्शंस एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो उस केस में 194O लगेगा, Q नहीं लगेगा और 206C1H भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 194O बोल रहा है कि अगर 194O लग रहा है तो किसी और सेक्शन में TDS नहीं कटेगा। 194Q भी बोल रहा है कि 194Q नहीं लगेगा अगर TDS किसी और प्रोविजन में एप्लीकेबल हो रहा है और TCS कलेक्टेबल हो रहा है विच इज अदर देन अंडर सेक्शन 206C1H, और 206C1H तो कह ही रहा है सीरियल नंबर 1 और 2 में कि अगर 194O या 194Q लग रहे हैं तो 206C1H नहीं लगेगा। तो अगर तीनों ही लग रहे हैं तो फिर 194O लगेगा, बाकी दोनों सेक्शंस नहीं लगेंगे। सीरियल नंबर 5 इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर 194O ही सिर्फ लग रहा है तो ऑब्वियसली यही सेक्शन लगेगा। और सीरियल नंबर 6 और 7 में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर 194Q ही लग रहा है या फिर 206C1H ही सिर्फ लग रहा है तो वो रेस्पेक्टिव सेक्शंस ही लगेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये इंटरप्ले का एक स्नैपशॉट है। तो एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बायर का टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट और टर्नओवर है, और ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में सेलर का टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट और टर्नओवर है। और पेमेंट या रिसीट फॉर गुड्स परचेज और सोल्ड, इनकी वैल्यू यहाँ दी हुई है। अब देखते हैं कि 194Q लगेगा या 206C1H लगेगा। पहले केस को देखते हैं। बायर का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर ग्रेटर देन 10 करोड़ है और वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है। तो क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो सेलर का टर्नओवर नॉट रेलेवेंट बन जाता है और 206C1H नहीं लगेगा। 194Q में स्ट्रेट अवे केस फॉल कर रहा है तो 194Q में बायर को TDS काटना पड़ेगा। दूसरा केस लेते हैं। बायर का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन वैल्यू यहाँ पर ट्रांजैक्शन की 50 लाख या उससे कम है। तो अगर वैल्यू ही 50 लाख या उससे कम हो गई तो ना तो 194Q लगेगा और ना 206C1H लगेगा। तो सेलर का टर्नओवर कुछ भी हो उसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता। अब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बायर के टर्नओवर को हम 10 करोड़ से या उससे कम बना देते हैं और ट्रांजैक्शन की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है। तो क्योंकि बायर का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो 194Q तो नहीं लगेगा। अब सेलर की बात करते हैं। सेलर का अगर इस केस में टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 206C1H लगेगा, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो 206C1H नहीं लगेगा। और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि दोनों ही केसेस में 194Q तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि बायर का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर ही 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। लास्ट सिचुएशन को देखते हैं। अगर बायर का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ या उससे कम है और वैल्यू भी 50 लाख या उससे कम है तो सेलर के टर्नओवर की कोई रेलेवेंस नहीं रह जाती। ऐसे केस में दोनों ही सेक्शंस नहीं लगेंगे। इफ द अबव ट्रांजैक्शन इज फैसिलिटेटेड बाय इको, एप्लीकेबल प्रोविजन वुड बी 194O, जैसा कि हम ऊपर स्नैपशॉट में देख चुके हैं। लास्टली ये एग्जाम्पल देख के और फिर इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। इससे हमको परफेक्ट क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से प्रोविजंस वर्कआउट कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन, we are supposed to identify the liability for TDS or TCS in the following cases of sale of plant and machinery by B Limited, seller to Mr. C, buyer. तो turnover of B Limited in the preceding financial year, seller. Turnover of Mr. C in preceding financial year, buyer. पेमेंट रिसीट की वैल्यू और ट्रांजैक्शन इको के द्वारा फैसिलिटेटेड है या नहीं, यस या नो। तो पहला केस देखते हैं। सेलर का
टर्नओवर 9 करोड़ है जो 10 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा, बायर का 10 करोड़ को एक्सीड कर रहा है और 50 लाख से ज़्यादा की भी वैल्यू है और इको के द्वारा वो फैसिलिटेटेड है, तो इसलिए 194 ओ भी लग रहा है और 194 क्यू भी लग रहा है। 2061H नहीं लग रहा है क्योंकि सेलर का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। तो 194 ओ और 194 क्यू अगर दोनों लगेंगे तो 194 ओ में टीडीएस काटा जाएगा, इको TDS काटेगा and it will be at the rate of 1% of 75 lakh which is 75,000। सेकेंड केस लेते हैं। सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो गया है लेकिन बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और पेमेंट 50 लाख से ज़्यादा है और इको फैसिलिटेट कर रहा है, तो 194 ओ लगेगा क्योंकि इको फैसिलिटेट कर रहा है और 2061H लगेगा क्योंकि सेलर का 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है और 50 लाख से ज़्यादा की वैल्यू है, लेकिन बायर का क्योंकि टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा है इसलिए 194 क्यू नहीं लगेगा। अब ये 194 ओ और 2061H दोनों लगने के केस में 194 ओ लगेगा, तो यही 75,000 का टीडीएस निकल के आएगा। थर्ड केस में दोनों बायर और सेलर का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है और 50 लाख से ज़्यादा की वैल्यू भी है, लेकिन इको का यहाँ पर कोई काम नहीं है, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसलिए ट्रांजैक्शन 194 क्यू में भी आ रहा है और 2061H में भी आ रहा है। दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में 194 क्यू लगेगा और इस केस में 0.1% लगेगा। 75 लाख नहीं, 50 लाख का एक्सेस 25 लाख पे लगेगा, तो 2,500 का टीडीएस निकल के आएगा। नंबर 4 देखते हैं। दोनों बायर और सेलर का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा है और यहाँ 50 लाख से ज़्यादा भी है और इको फैसिलिटेट कर रहा है, तो इस केस में तीनों ही सेक्शंस लगेंगे, तो कॉन्सिक्वेंटली 194 ओ में टीडीएस काटा जाएगा जो 75,000 बनेगा, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। सीरियल नंबर 5 में दोनों बायर और सेलर का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा है लेकिन 50 लाख से ज़्यादा की वैल्यू बन रही है और इको फैसिलिटेट कर रहा है, इसलिए सिर्फ 194 ओ लगेगा, तो कॉन्सिक्वेंटली 194 ओ में 1% के हिसाब से टीडीएस काट लिया जाएगा। सिंपल। सीरियल नंबर 6, सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा है लेकिन बायर का कर रहा है और 50 लाख से ज़्यादा है, इको यहाँ पर फैसिलिटेट नहीं कर रहा है, इसलिए 194 ओ भी नहीं है, 2061H भी नहीं है, सिर्फ 194 क्यू है और 194 क्यू में 25 लाख पे 0.1% के हिसाब से टीडीएस लग जाएगा। सेवेंथ केस में सेलर का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 12 करोड़ है, 10 करोड़ से ज़्यादा, बायर का कम है और वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, इको का यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, फैसिलिटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि बायर का 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो 194 क्यू नहीं लग रहा है, इको नहीं है तो 194 ओ नहीं लग रहा है, तो 2061H ही सिर्फ लग रहा है, तो 0.1% लगेगा और 50 लाख के एक्सेस पर 25 लाख और ये TCS बन जाएगा इस केस में। लास्ट केस, दोनों का ही टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा लेकिन 50 लाख से ज़्यादा की वैल्यू है और इको भी नहीं है, तो कोई भी सेक्शन यहाँ पर नहीं लगेगा, तो ना तो TDS बन रहा है ना तो TCS बन रहा है। ऊपर जो हमने अमाउंट्स देखे हैं जहाँ पर हम कह रहे थे कि 194 क्यू लगेगा, वहाँ पर ये एजम्पशन है कि अमाउंट वॉज क्रेडिटेड एंड पेड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2021, दैट इज़ द डेट व्हेन 194 क्यू कम्स इनटू फोर्स। तो होप 194 क्यू आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ है और 194 क्यू की एप्लीकेशन मोस्टली स्टैंड अलोन नहीं होगी, या तो 194 ओ बीच में आ जाएगा या 2061H भी बीच में आ जाएगा, और क्वेश्चंस में पूरी पॉसिबिलिटी की इस तरीके से हो, इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में इनका इंटरप्ले समझा दिया है ताकि हर तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाए और किसी भी टाइप का क्वेश्चन अब एग्जाम में आए तो आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। रिसेंटली एक स्टैट्यूटरी अपडेट भी आया है जिसको एक बार हम देख लेते हैं क्विकली। दिस इज सर्कुलर 20/21 एंड इट इज़ रिलेवेंट फॉर नवंबर 22 एग्जाम, तो मई के लिए रिलेवेंट नहीं है। उसमें कई सारे इश्यूज़ पे क्लैरिफिकेशन है, लेकिन वही इश्यूज़ हम आज देखने वाले हैं विच आर रेलिवेंट फॉर CA इंटर एग्जामिनेशन। तो 2061 और 2061H और 194 क्यू की अगर एक साथ एप्लीकेबिलिटी आए तो क्या करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 2061 में
The seller is to collect tax on sale of specified goods, for example alcoholic liquor for human consumption, टेंडू लीव्स, स्क्रैप एक्सेट्रा। लेकिन अगर रेसिडेंट बायर है और वो सेलर को डिक्लेरेशन फर्निश करता है दैट द गुड्स विल बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स और थिंग्स और जनरेशन ऑफ पावर एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग, अगर ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं होगा और मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स और थिंग्स और जनरेशन ऑफ पावर के लिए यूज़ होगा और रेसिडेंट बायर अगर डिक्लेरेशन फर्निश करता है तो 206C1 में TCS नहीं लगेगा। फर्दर, नो TCS विल बी कलेक्टेड अंडर सेक्शन 206C1H कब? In the case of sale of goods to the buyer where goods are covered under section 206C1, ये हम 206C1H में ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। 206C1H में ये देखिए 206C1H की हमने स्नैपशॉट ऊपर देखी थी और ये प्रोविज़न नहीं लगता है व्हेन गुड्स आर कवर्ड अंडर सेक्शन 206C1। तो ऐसे केस में 206C1 में ही TCS की कवरेज रहेगी, 206C1H में कवरेज नहीं आएगी। तो दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा, बायर इज टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194Q ऑन परचेज ऑफ गुड्स इफ द अदर कंडीशंस ऑफ दैट सेक्शन आर सेटिस्फाइड। हाउएवर 194Q नहीं लगेगा इफ TCS इज कलेक्टेबल ऑन द ट्रांजैक्शन नॉट बीइंग अंडर सेक्शन 206C1H। ये हम ऊपर 194Q के केस में देख चुके हैं। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पर इंटरप्ले से रिलेटेड जो हम ये चार्ट देख रहे थे उसमें 194Q में था कि 194Q डज नॉट अप्लाई वेयर TCS इज कलेक्टेबल ऑन द ट्रांजैक्शन नॉट बीइंग अंडर सेक्शन 206C1H। तो ये तीन प्रोविजंस को हमने देख लिया है। अब देखते हैं कि सर्कुलर ने क्या कहा है। सर्कुलर ने कहा है कि वेयर TCS इज नॉट कलेक्टेबल अंडर सेक्शन 206C1। वाई? बिकॉज बायर ने डिक्लेरेशन फर्निश किया हुआ है सेलर को। उस केस में क्या होगा? द बायर विल नीड टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194Q इफ द कंडीशंस ऑफ दैट सेक्शन आर फुलफिल्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि TDS is not to be deducted under section 194Q only when TCS is collectible but other than under section 206C1H। तो इस केस में 206C1 में बायर ने डिक्लेरेशन सेलर को दे दिया, इसका मतलब TCS is not collectible और TCS is not collectible इसका मतलब 194Q एक्सक्लूड नहीं होता है। 194Q एक्सक्लूड तब होता है when TCS is collectible under section 206C1H। क्योंकि यहाँ केस नहीं है तो फिर 194Q लग जाएगा और अगर उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर बायर को TDS काटना पड़ेगा। ये क्लेरिफिकेशन आया है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं जल्दी से। ड्यूरिंग मार्च 2022 वाई सेलर है, सोल्ड आयरन ओर, ये 206C1 में आयरन ओर कवर्ड है, टू Z ये बायर है, वाई सेलर है, आयरन ओर गुड्स हैं और Z बायर है। फॉर रुपीज 60 लाख, तो 50 लाख से एक्सीड कर रहा है वैल्यू। Z वॉज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड he furnished declaration to Y to the effect that the iron ore would be used for manufacturing and not for trading. Business turnover of Y and Z for the preceding financial year 2021 was rupees 15 crore and 20 crore, तो 10 करोड़ से ज़्यादा दोनों के केस में है। And both Y and Z are residents in India, तो बायर भी रेसिडेंट है और सेलर भी रेसिडेंट है। तो इस केस में क्या होगा? Iron ore is covered under 206C1 but Y will not collect TCS as Z has furnished the required डिक्लेरेशन। तो इसलिए 206C1 में टैक्स इज नॉट कलेक्टेबल। तो 206C1 में कलेक्टेबल नहीं है। तो फर्दर देखते हैं, वाई विल नॉट कलेक्ट TCS अंडर सेक्शन 206C1H ऑल्सो एज गुड्स आर कवर्ड अंडर सेक्शन 206C1। ऊपर हम देख चुके हैं कि इफ गुड्स आर कवर्ड अंडर 206C1 तो 206C1H नहीं लगेगा, तो 206C1 भी नहीं लगा, 206C1H भी नहीं लगेगा। अब क्योंकि 206C1 में टैक्स TCS कलेक्टेबल नहीं है इसलिए 194Q देखना पड़ेगा। तो Z will deduct TDS under section 194Q as he satisfies the conditions listed therein। क्या क्या? His turnover for preceding financial year is greater than 10 crore, ऊपर हम देख चुके हैं। Y जो कि सेलर है, Y is a resident, परचेज वैल्यू भी 50 लाख से ज़्यादा है एंड TCS is not collectible on the transaction। तो TDS is not deductible under section 194Q, लेकिन 194Q में डिडक्ट नहीं किया जाएगा इफ TCS was collectible on the transaction। अगर मान लीजिए डिक्लेरेशन नहीं देता बायर
तो फिर पोजीशन कुछ और होती, तब हम कह सकते थे कि TDS इज नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 194Q, रादर इट इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 206C1, क्योंकि गुड्स वहाँ पर कवर्ड है एंड TCS इज कलेक्टेबल, और क्योंकि गुड्स वहाँ कवर्ड है तो 206C1H नहीं लगेगा। तो ये तो एक क्लेरिफिकेशन कवर कर लिया हमने। अब जल्दी से दूसरा क्लेरिफिकेशन कवर कर लेते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ 194Q इन केस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के केस में क्या 194Q लगेगा, इसका क्लेरिफिकेशन आया है। इट हैज बीन क्लेरिफाइड दैट TDS इज नॉट टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, विच इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी, सिंस इट इज नॉट अ बायर। बायर वही है जो हम ऊपर दिख चुके हैं कि बिजनेस कैरी ऑन होना चाहिए। अब ऐसा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का विच इज नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस, that department of the government is not a buyer. However, the section will apply if the department is carrying on a business or commercial activity. तो अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रहा है और वो गुड्स खरीदता है, then that department will not need to deduct tax under section 194Q. पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर 194Q अप्लाई हो सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं। Department of Commerce in the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, purchase air conditioners from Y Limited. Seller है, seller is a resident for ₹60 lakh, 50 लाख की लिमिट एक्सीड हो रही है ड्यूरिंग दिसंबर 2021, तो 1 जुलाई 2021 के बाद की बात है। बिजनेस टर्नओवर ऑफ Y Limited जो कि सेलर है was ₹9 crore in the preceding financial year, तो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, and ₹12 crore in the current financial year, ये रेलिवेंट नहीं है। तो इस केस में क्या पोजीशन बनेगी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स विल नॉट डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194Q सिंस इट इज नॉट अ बायर एज इट इज नॉट एंगेज्ड इन अ बिजनेस। तो 194Q डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के केस में नहीं लगेगा। अब 206C1H क्या Y लिमिटेड को लगेगा, तो Y लिमिटेड विल ऑल्सो नॉट कलेक्ट TCS अंडर सेक्शन 206C1H एज टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन इक्वल टू 10 करोड़, क्योंकि वो लिमिट 10 करोड़ की एक्सीड नहीं हो रही है, इसलिए 206C1H भी नहीं लगेगा। और इसलिए भी नहीं लगेगा, एक सेकंड रीजन भी है, क्योंकि 206C1H में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बायर। तो दोनों रीजंस की वजह से 206C1H भी नहीं लगेगा। ये तो बात हो गई उस सिचुएशन की जहां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज अ बायर। व्हाट इफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज अ सेलर? तो कोई अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को माल बेचता है, गुड्स बेचता है, तो क्या 194Q लगेगा उस केस में? तो फर्दर क्लेरिफिकेशन दिया जा रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194Q द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सेलर and hence no TDS will be deducted by the buyer who purchases goods from any department of the government. तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बायर नहीं माना जाएगा अगर कोई बिजनेस या कमर्शियल एक्टिविटी कैरी ऑन नहीं कर रहा है, और फिर क्लेरिफाई ये भी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेलर भी नहीं माना जाएगा, इसलिए नो TDS विल बी डिडक्टेड बाय द बायर who purchases goods from such department of the government. फिर आगे ये भी कह रहे हैं कि जो ऊपर डिस्कशन हुआ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, that doesn't apply to any other person. For example, अगर PSU है या कोई स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है या कोई और बॉडी है या कोई अथॉरिटी है या कोई एंटिटी है, वो गवर्नमेंट सेंट्रल हो या स्टेट हो, उसमें ऊपर जो क्लेरिफिकेशन है उसमें इन एंटिटीज़ का कवरेज नहीं है। तो ये अपडेट आया है। होप कि अब नाउ यू आर फुली clear about the concept of section 194Q and the interplay of 194Q with different other provisions of the act, और statutory update के माध्यम से you are fully updated on the various things that have happened so far.